जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको 19 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ाने आया हूं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1259 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1259 डेज से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है ताकि आपको लैंग्वेज का कोई भी इशू ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सबसे पहले मोटिवेशन थॉट जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा, आपके थॉट प्रोसेस को मोटिवेट करके रखेगा और आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएगा। कभी हार ना मानने की आदत ही आपको एक दिन जीत का कारण बनती है। तो आपने गौर किया होगा 2009 में एलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन दोस्तों आज 2025 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। तो ये विश्वास था, ये विश्वास की शक्ति है। आपने तो वो कहानी सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा होता है छोटे एज में, तो उसके ऊपर यहाँ पे सकरी बांधी जाती है उसके पैरों में, और वो सकरी उसके दिमाग में बन जाती है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको यही फील होता है, आप उसमें एक धागा बांध दीजिए, एक रस्सी बांध दीजिए, तो उसे लगता है वो सकरी ही बंधी हुई है। तो जो सकरी बंधी हमारी सोच में बंधी, इसे में खोलने की जरूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा करी है? तो ये जो पोलियो है वापस से यहां पे फैल रहा है और ये है पापुआ न्यू गिनी। आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसे पूरा डिटेल से समझते हैं, पूरा जानते हैं। तो आप यहां पर देखिए, जो पोलियो है भारत में 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था। भारत में रेयरली ही किसी बच्चे को पोलियो होता है। तो WHO ने पापुआ न्यू गिनी में अभी रिसेंटली में घोषित किया है कि एक आउटब्रेक हुआ है। देखिए आखिरी बार 2018 में पापुआ न्यू गिनी में मामले देखने को मिले थे। अब वापस से यहाँ पे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे पोलियो प्रकोप यानी पोलियो आउटब्रेक होने को देखने को मिला है। 2020 के बाद से अब तक अगर हम बात करें तो कोई पोलियो वायरस का मामला इसमें नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली में यहाँ पे मामला देखने को मिला। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि पोलियो होता क्या है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का पैर टेढ़ा है। तो कम उम्र में ही, बचपन से ही जिसको पोलियो हो जाता है, बाद में होता है, तो उसके पैर हाथ में प्रॉब्लम होती है, पैर हाथ टेढ़े हो जाते हैं। और पोलियो जो होता है ये पोलियो माइलेटिस नाम का वायरस होता है, उससे होता है। तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है और खासकर 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उस पर जाकर के इफेक्ट करता है। और ये कैसे होता है? अगर हम गंदा भोजन कर रहे हैं, अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, तो ये पोलियो उससे फैलता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पोलियो का पहले टीके का आविष्कार किया। तो ये अमेरिका के थे जोनास सॉल्क, जिन्होंने 1952 में पहला टीके का आविष्कार किया। तो टीका इस प्रकार से, जैसे आपको कोविड-19 के दौरान टीका लगाया गया था, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि बच्चे टीका लगाना तो पसंद नहीं करते हैं। बाद में पोलियो की खुराक ओरल वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। फिर बाद में दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों को ओरल वैक्सीन देने की शुरुआत हुई और एल्बर्ट सॉबिन को यहां पे जाता है श्रेय, जिन्होंने यहां पर मौखिक पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। 1988 में पोलियो को खत्म करने के लिए WHO ने एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसके बाद पोलियो के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। आपको वो ऐड तो याद होगा जब अमिताभ बच्चन बोलते थे 2 बूंद जिंदगी के, और हम लोग संडे जाते थे मजे मजे पोलियो का खुराक पीने, कि हमारे जो अमित दा हैं उन्होंने बोला है। तो अभी बात करें पोलियो किन देशों में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो शरीर से भी अपाहिज है और दिमाग से भी वहां के लोग अपाहिज हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आपको पोलियो के लगातार केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। पापुआ न्यू गिनी की बात आई है तो पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन दिखाता हूं। तो आप सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखो, ये आप यहां पे ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी जो है ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा ये कंट्री, और इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, और यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो कीना है। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है ग्रेट ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, और प्राइम मिनिस्टर है जेम्स मरापे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2, कौन सा मंत्रालय है जो यूरोपीय संघ के साथ यहां पे समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा? तो यहां पर देखिए हमारी जो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके साथ काम करेगी, तो आपको ध्यान में रखना है हमारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ये जो यूरोपीय संघ है दोनों मिलकर के यहां पे काम करेंगे, और जो समुद्र में प्लास्टिक्स है, समुद्र में जो कचरा है उसको हटाने का काम किया जाएगा। तो भारत और यूरोपीय संघ मिलकर के समुद्री प्लास्टिक कूड़े को हटाने के लिए यहां पे काम करेंगे, और यहां पर कचरे को ग्रीन हाइड्रोजन में चेंज करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 2 परियोजनाएं, 2 यहां पे स्कीम स्टार्ट की गई हैं, ठीक है। तो दोनों परियोजनाओं में भारत और यूरोपीय संघ इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें 391 करोड़ रुपए या 41 मिलियन यूरो ये यहां पे खर्च होगा। तो ये भारत का यूरोपीय संघ और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत शुरू किया गया, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत ये स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 27 देश हैं, और ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल इसमें 27 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो ये एंटोनियो कोस्टा है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन है, और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष है रॉबर्ट मेत्सोला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपका परिवार और बड़ा होता जाएगा। और दोस्तों आपको यहां पर पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्विज मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए मैं 1000 क्वेश्चन एक ही क्लास में लाने वाला हूं, जहां पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस, इन सभी विषयों के प्रश्नों को एक साथ मैं आपको दूंगा। 10 घंटे की मैराथन। तो आप सभी तैयार हो जाइए। मैं तैयारी कर चुका हूं, आप सभी तैयार हो जाइए। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपके लिए अवेलेबल है हर समय। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाले राज्यों में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है, जहां पर सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है? तो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन वाला राज्य महाराष्ट्र है, और सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जो भारत को कंट्रीब्यूट करता है वो भी महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मिलीनियर्स बिलीनियर्स देखने को मिलेंगे। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 3,18,497 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है, और यहां पर सबसे टॉप स्टेट बन चुका है जीएसटी कलेक्शन के मामले में। दूसरा स्टेट आता है दोस्तों गुजरात, जिसने 1,74,938 करोड़ रुपए यहां पे कलेक्ट किया। कर्नाटक ने 1,43,023 करोड़ रुपए, ये थर्ड प्लेस पर है। तो भारत का 2024 में जीएसटी कलेक्शन 21.36 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड हाई था। अब मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपके सर्विसेज और यहां पे गुड्स पे लगता है। आप किसी प्रकार का यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं, एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और जो सबसे पहला स्टेट बना था जिसने जीएसटी को अप्रूव किया था वो असम था। जीएसटी का नारा है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ओके, तो जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपके लैम्बोर्गिनी है,
जो बड़े बड़े आइटम जिनके पास बहुत पैसा है तो उनके ऊपर 28% का टैक्स लगता है। अगर आप होटल जाते हैं तो आप होटल के सर्विसेज का यूज करते हैं तो आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 279A जो है जीएसटी परिषद के गठन के बारे में बात कहता है। जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं उसमें भी 18% का जीएसटी लगता है। मिल्क, एग और सीरियल जो बेसिक जरूरत की चीजें उसमें 0% का जीएसटी लगता है। जो आप मसाला यूज करते हैं, जो आप चाय इस्तेमाल करते हैं, जो आप शक्कर का इस्तेमाल करते हैं उसमें 5% का जीएसटी लगता है। कंप्यूटर्स पे 12%, 28% एयर कंडीशनर्स और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने इंप्लीमेंट किया था 1954 में। अभी जीएसटी 140 से ज्यादा कंट्रीज में इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, हमारा जीएसटी थोड़ा सा कनाडा से मिलता हुआ है। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। फिर मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स वेबज ने बनाया था और इसीलिए इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो लार्जेस्ट माइका प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है। अब देखिए मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। जिम कॉर्बेट पार्क कहां पर है? सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा प्रश्न जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसरो ने 18 मई 2025 को यानी कल अपना 101 नंबर का सैटेलाइट भेजा है EOS-09। तो किस रॉकेट की मदद से इन्होंने 101 नंबर का सैटेलाइट भेजा? लेकिन दोस्तों असफल रहा। तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C61 PSLV C61 की मदद से हमने EOS-09 को भेजा था और ये हमारा 101 नंबर का सैटेलाइट था। तो दोस्तों जो भी लॉन्चिंग होती है वो श्रीहरिकोटा से होती है और वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो हमने PSLV C61 की मदद से हमने लॉन्चिंग कराई थी और EOS-09 का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। लेकिन दोस्तों हमारी लॉन्चिंग जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, वो सफल नहीं थी। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। जो पहला फेज था, दूसरा फेज था वो बेहतरीन था, लेकिन जैसे ही थर्ड फेज हुआ तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई। इसकी हाइट 44.5 मीटर है और इसका वजन 321 टन है। तो इस मिशन में EOS-09 सैटेलाइट को यहां पे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना था और मतलब एक ऐसी जगह पे जहां पे इसको लगातार एनर्जी मिलती रहे और ये रोटेट करता रहे। तो EOS-09 जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्निक इसमें लैस है और ये ऑब्जर्वेशन के लिए है। ये आपकी जितनी भी वेदर चेंजेस होती हैं, दिन और रात की घटनाएं हैं, इससे ये पूरी तस्वीर आपको कैप्चर करके देता, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो सर्वेलांस के रूप में इसका इस्तेमाल होता। हम बात करें इसरो की तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। हमारे अंतरिक्ष विभाग के अधीन ये इसरो आता है। इसरो का जो वर्तमान में 11वां नंबर के अध्यक्ष है, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस। हमारे स्पेस के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहला 1975 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया पहला मानव रहित जो हमारा सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो 20 भाषाएं हैं उसमें कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो टॉप 20 लैंग्वेज में भारत की 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत की 5 भाषाओं को शामिल किया। आइए जानते हो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो टॉप 20 में आती हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स है इसे बोलते हैं एथनोलॉग। तो एथनोलॉग ने अभी रिसर्च किया है और दुनिया की 5 भाषाओं में दुनिया की टॉप 20 भाषाओं में भारत की 5 भाषाएं। पहले नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे मंदारिन है, मंदारिन जो कि चाइना में बोली जाती है। तीसरे नंबर पे हिंदी है और 7वें नंबर पे बंगाली है। उर्दू 11वें नंबर पे, मराठी 16वें नंबर पे, तेलुगु 18th प्लेस पर है।
दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। 188 कंट्रीज में 1.53 बिलियन लोग यहां पर इंग्लिश बोलते हैं। और दूसरी भाषा है मंदारिन, जो कि चाइना में बोली जाती है। चाइना में सबसे ज्यादा मंदारिन का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी तीसरे नंबर पे आती है और स्पेनिश फोर्थ प्लेस पर आती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? विच यूनिवर्सिटी हैज बीन फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द यूएस टू सेट अप अ कैंपस इन इंडिया? तो ये अमेरिका की है इलिनोइस टेक। क्या नाम है इसका? इलिनोइस टेक इसका नाम है। तो ये अमेरिका की है जो कि सबसे पहला यहां पे विश्वविद्यालय बना है, जिन्होंने अपना कैंपस यहां पे स्थापित किया है। अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो आपको शिकागो शहर में यहां पर लिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे इलिनोइस टेक बोलते हैं, तो इन्होंने भारत में अपना कैंपस यहां पे स्थापित किया है। एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। और ये कैंपस आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहां पर? मुंबई में इन्होंने अपना कैंपस स्थापित किया है। और देखिए, जो भी कैंपस स्थापित होते हैं ना, तो यूजीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अप्रूव करता है, यहां पे मान्यता देता, सर्टिफाई करता है। तो 2026 में आपको एक कैंपस देखने को मिलेगा और यहां पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाने जा रहा हूं आज की नॉलेज की फैक्ट्री में। जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली आप सब इस टॉपिक को फॉलो करो, क्योंकि आपके एसएससी, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम है, स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। तो मैं दोनों में आपको पूरा बेहतरीन बनाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में डल झील है और वुलर झील है। कर्नाटक में उलसूर झील है। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील केरल में है। भोजताल, इंदिरा सागर झील आपको एमपी में देखने को मिलेगा, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में लोनार झील है, और लोनार झील जो है एस्ट्रॉइड से बना हुआ है, ठीक है। शिव सागर झील भी है। लोकटक झील है, इस पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। उमियम झील मेघालय में है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, आपको पूरा सरफेस देखने को मिल जाएगा, एक एक चीज आपको एकदम शीशे जैसा दिखेगा। चिल्का झील आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जिसको रामसर साइट पे शामिल किया गया। हरिके बैराज झील आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट झील है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। किस राज्य के गया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल कर गया जी रखा गया है? तो देखिए, बिहार में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको गया धाम देखने को मिलेगा। लोग अपने पूर्वजों को तारने के लिए जाते हैं, तो इसको सम्मानजनक और बनाया गया। तो पहले इसे गया बोला जाता था, अब इसे गया जी बोला जाएगा। तो गया तीर्थ को सम्मान देने के लिए गया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। तो यहां पे गया का नाम बदलने की बात 55 सालों से उठ रही थी, अब जाकर के इसका नाम यहां पे चेंज हुआ है। तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आपको हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। तो पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए जाते हैं, और ये ट्रेडिशन बहुत सालों से चला आ रहा है। अब दोस्तों, हाल ही फिलहाल में बहुत सारे नेम चेंज हुआ है, इसको भी मैं पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। तो अभी रिसेंटली में सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में है, इसका नाम बाबा बौखनाथ हो गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र में है, नाम चेंज करके रत्नापुर हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। जोमेटो अब इटर्नल के नाम से जाना जाएगा। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट अब श्री भूमि के नाम से जाना जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। आंतरिक विस्थापन पे एक वैश्विक रिपोर्ट पेश किया गया है, तो विस्थापितों की संख्या कितनी हो गई है? यानी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेस पीपल है, तो उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो यहां पर 83.4 मिलियन जो पीपल हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यहां पर माइग्रेट कर रहे हैं, और ये इसके पीछे वॉर हो सकता है, या वहां पे किसी प्रकार की आपदा आ रही है, या उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र देखने को मिलेगा, जिसे हम IDMC बोलते हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर बोलते हैं। और ओस्ले नॉर्वे में है नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद, यानी NRC बोलते हैं। इन्होंने आंतरिक विस्थापन एक वैश्विक रिपोर्ट पेश की, जिसे ग्रीड बोलते हैं, यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के अंत तक 83.4 मिलियन
रिकॉर्ड स्तर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। सूडान में 11.6 मिलियन तक विस्थापित लोगों की सूची है। सबसे ज्यादा सूडान से लोग माइग्रेट हुए क्योंकि वहां पे इंटरनल वॉर चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपस में ही लोग मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को गैंग वॉर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, जहां पर 3 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं। ओके दोस्तों, आपको मैं अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो इंफॉर्मेशन है नए बच्चों के लिए है, पुराने बच्चे तो जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं, 11 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूं, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। 6 से 7 महीने में आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। अर्जुन 500 कूपन कोड आप यूज करना तो आपको 800 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट आप केवल 100 रुपीज में पढ़ रहे हैं, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना तो आपको हमारी टीम हेल्प करेगी। तो आपको क्या मिलेगा इस क्लास में? आपको टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, वहां पर आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में जाएंगे, 500 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ई बुक, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्सेस, आप ये जो क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ, और आप जो क्लास देख रहे हैं इसका टेस्ट, दोनों इसी एप्लीकेशन में, सारा एक कंप्लीट पैकेज है एप्लीकेशन। ये सारे विषय आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आई देखते हैं। आर प्रज्ञानानंद ने सुपर बिट शतरंज क्लासिक का खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? तो ये कहां पे हुई है? रोमानिया में हुई है। कहां पे हुई है? ये कंपटीशन रोमानिया में हुआ और आर प्रज्ञानानंद ने इससे जीता है। तो आपको पता है चेस खिलाड़ी है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनकी बहन का नाम वैशाली है। ठीक है, और भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद। रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक इन्होंने जीता है। इन्होंने अली रेजा फिरोजा और मैक्सिमम वचीर लागरेव के खिलाफ यहाँ पे टाई ब्रेक के बाद जीत हासिल करी। काफी मैच फंसा हुआ था, लास्ट में इन्होंने जीत हासिल करी। रोमानिया कहां पर है? तो ये यूरोपियन कंट्री है रोमानिया। आप यहां पर देख सकते हैं ये रोमानिया है, इसके बगल में मोल्दोवा है, बुल्गारिया है, काला सागर है, यूक्रेन भी लगा हुआ है, हंगरी है और सर्बिया है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं रोमानिया जो है इसकी कैपिटल बुखारेस्ट है, और रोमानियाई लियू यहाँ की करेंसी है, कैटलिन पेद्रोइयो इसके प्राइम मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 आई देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है? तो इन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंक करके अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, और ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों अभी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में ये रिकॉर्ड बनाया है, अपना सबसे बेस्ट इन्होंने भाला फेंका 90.23 मीटर का। तो जर्मनी के जूलियन वेबर ने अंतिम प्रयास में 91.06 मीटर का थ्रो किया और स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल यहां पे जीता है। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में। तो जेवलिन में अब तक के इतिहास में दुनिया में 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने वाले एशिया के 3 खिलाड़ी आते हैं जिन्होंने 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंका है। तो एक है अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान से हैं। अभी यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक था उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 92.97 का भाला फेंका है। चाओ सुन चेंग चाइना से हैं, 91.36 मीटर का भाला फेंका है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा भारत से हैं, 90.23 मीटर का कल रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है? तो लासा बुखार नाइजीरिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से लगभग 138 लोगों की डेथ हो गई है। तो नाइजीरिया रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने 2025 में लासा बुखार से 138 मौतों की पुष्टि करी है, और यहाँ पे मृत्यु दर है वो है 19.2%। तो 36 में से 18 राज्य जो हैं नाइजीरिया के वो इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। तो लासा वायरस के कारण होने वाला जो लासा बुखार है ये मेसोटोमिस चूहे के संपर्क में आने की वजह से होता है, जो दूषित भोजन करते हैं, घरेलू वस्तु के माध्यम से फैलता है। नाइजीरिया कहां पर आता है? तो अफ्रीका कंट्री में नाइजीरिया आता है। आप यहां पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया
की कैपिटल अबूजा है, बोला टिनुबू यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ की करेंसी नायरा है। क्या है? नायरा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए अलग अलग देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है? तो भारत ने 7 प्रतिनिधि मंडल को भेजा है ताकि पाकिस्तान की काली करतूत बताई जा सके और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया जा सके। तो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए 7 बहुपक्षीय यानी 7 मल्टीलेटरल डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा है। ठीक है, तो आतंकवाद को उजागर किया जाएगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करता है। इसमें शशि थरूर है कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद है बीजेपी से, जेडीयू से संजय कुमार झा है, अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं, बैजयंत पांडा बीजेपी से हैं, कानीमोजी करुणानिधि डीएमके से हैं, एनसीपी से सुप्रिया सूले हैं और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को केवल 25 मिनट में पढ़ा। यूट्यूब में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स सबसे कम समय में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब बारी है दोस्तों RRR की, जहां पर आपको अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का आप यहां पर रिवीजन करें। तो हम करंट अफेयर्स के साथ पुराने महीने का रिवीजन भी कराते ताकि आपको हर एक चीज भूले ना, याद रहे। अब डसली का अभ्यास है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो पुणे में किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डसली का अभ्यास होता है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत एप्लीकेशन कहां पे लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य सेवा के लिए ई एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? तो ये यूएई को प्राप्त हुई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को प्राप्त हुई। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो ये बनी है अनुराधा गर्ग। क्या नाम है? अनुराधा गर्ग। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका है। दोस्तों 17 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल था संडे, तो आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेना। भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज यहां पे मरियंगेला हुंगरिया को मिला है। इनका रिलेशन किस देश से है? तो ये कहां से? ब्राजील से बिलोंग करते हैं। कहां से? ब्राजील से। भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया है? तो वेस्ट बंगाल में इसे किया है। अनुराग भूषण किस देश में भारत के एम्बेसडर बनाए गए? तो स्वीडन में भारत के राजदूत बनाए गए। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 25-26 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी किस देश की है? तो हमारे प्यारे भारत की है। फीफा ने ऑफिशियल तौर पे किस देश पे लगाया प्रतिबंध हटा दिया है? तो कांगो गणराज्य पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब उसे हटा दिया है। पुष्करालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जा रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियान नादेर किस स्थान पे चलाया गया? तो त्राल पे चलाया गया। भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। भारत और किस देश के बीच व्यापार $300 मिलियन के पार हो गया है? तो भारत और होंडुरस के बीच में। दोस्तों अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में प्रश्न आए, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो ब्राउजर का नया टैब खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको नया टैब खोलना तो Ctrl+T दबाएंगे आप। एंथोरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथोरियम त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। इनमें से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय है? तो सार्क सचिवालय का मुख्यालय आपको नेपाल की कैपिटल काठमांडू में देखने को मिलेगा। 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। आज का सवाल है आपके लिए, फाइनेंशियल 2025 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह वाले राज्य में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है? कमेंट बॉक्स पे आपको आंसर देना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये पर्सनालिटी कौन है और किस लिए जाने जाते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो नए छात्र हैं, स्टडी कर एप्लीकेशन रिव्यू करना है कैसा एप्लीकेशन है। आपको डेली टेस्ट देना है इस क्लास का। अभी आपका टेस्ट सुबह आ गया होगा, टेस्ट सीरीज में जा करके आपको फ्री टेस्ट देना है। इस क्लास की पीडीएफ अभी जाके डाउनलोड करनी है, शाम को टेलीग्राम में भी मिल जाता है। ई बुक्स में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मिलती हैं। कोर्सेस एंड पीडीएफ में आप 2024 का 2025 का मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं।
1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ। अभी मेगा समर सेल चल रही है हमारी बुक्स पे और इसका टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 तारीख से, तो आप सभी इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। हम टॉपिक वाइज वापस से टेस्ट स्टार्ट करेंगे, एक एक पन्ना आपको देंगे, आप जाएंगे और टेस्ट लगाएंगे। तो आपके पास 2 बुक है, एक थ्योरी है, एक ऑब्जेक्टिव है। ये आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी अमेजन वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, जाकर के आप ऑर्डर करिए और रेगुलर एक एक पन्ना पढ़ के टेस्ट दीजिए। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। और प्यारे साथियों, आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स इन सबको फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी जीके की बुक है आपके लिए, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ईयरली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको कहूंगा आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे और इस पर आपका कोई नुकसान होना नहीं है। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर कर देना, ताकि वो भी इस कैंपेन का, मुहिम का हिस्सा बने। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, ताकि हम और इसे बेहतर कर सकें और इस पर सुधार कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए, बहुत सारे अमेजिंग क्लासेस आती रहेंगी, उन सबको भी आपको फॉलो करना है। बाय बाय।